हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 13, ये विजन आईएएस का जो टेस्ट नंबर 13 है, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर रहेगा। नहीं, इसमें आपको जो पूरा का पूरा आप जो इसमें रहेगा, जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का कुछ पार्ट रहेगा, मतलब आधा पार्ट, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल है, और जो मतलब 18 सेंचुरी के पहले, जो मतलब 18 सेंचुरी तक जितनी भी वो सिचुएशन हुई है, यूरोपीय और भारतीय ब्रिटिश जो मतलब यहाँ इंडिया में आए थे, उन्हीं के बारे में सारा का सारा इसमें रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक्ट होंगे, रिफॉर्म्स होंगे, और ये कांग्रेस है, और कांग्रेस की स्थापना हो गई, कमेटीज हो गई, और सेशंस हो गए, और ये जितने भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे इसमें रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और गाइज, थोड़ा मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं टेस्ट नहीं डाल पा रहा था। तो मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से गले में भी दिक्कत थी, और थोड़ा फीवर आ रखा था, ठीक है। तो मैं जो वीडियो का जो लेक्चर रिकॉर्ड करने की स्थिति में नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं सारे के सारे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम उठ नहीं पाते हैं, या मतलब उठ के इतनी देर मतलब बैठना बहुत जब फीवर होता है तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं सारे के सारे वीडियो विजन के तो बना के देंगे ही, ठीक है। और अगर हो चुका तो मैं जो करंट अफेयर की भी 1 साल की टेस्ट सीरीज आगे लॉन्च करूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं सारे की सारी चीज़ें आपको दूंगा। लेकिन बस यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें फिर काम हो नहीं पाता है, ठीक है। एक तो गले की दिक्कत हो जाती है, तो उससे और ज़्यादा काम हो नहीं पाते हैं। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं सारा का सारा आप लोगों को ये जो मैंने बीड़ा उठाया है कि विजन का तो मैं दूंगा ही, साथ ही अगर हो सकेगा तो अगर टाइम मिलेगा तो इनसाइट का भी हम लोग जो फुल टेस्ट सीरीज होगा उनका वो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत टाइम है हम लोगों के पास, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोग इसको करिए, ठीक है। आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और अब तो पीडीएफ भी आने लग गई हैं, तो सारी ग्रुप पे पीडीएफ भी हैं, आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। एक हमारे फ्रेंड है, वो मतलब उन्हें मिल जाती हैं, तो वो शेयर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो संदीप जी हैं, वो मतलब ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो थैंकफुल हैं हम संदीप जी के लिए कि वो हमको जो मतलब पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए यार। और देखो, 2 मिनट आपका टाइम ख़राब कर दिया हमने, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय पूंजीपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय पूंजीपतियों का विकास मुख्य रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भर था, ठीक है। सेकेंड है कि लोकप्रिय वामपंथी आंदोलन से भयभीत होकर पूंजीवादी वर्ग ने अपने दीर्घकालीन वर्गीय हितों के लिए साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन किया, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि 19वीं शताब्दी के मध्य जो भारतीय पूंजीपति थे, इन्होंने विकास मुख्य रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भरता तो नहीं था। इस समय तो हमारे इंडिया में इन चीज़ों का मतलब पूंजीपति थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने जो भारतीय मूवमेंट हो रहा था उन्हीं के साथ मिलकर काम कर रहे थे, ना कि वो किसी विदेशी पूंजी पर निर्भर थे, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट कि इसमें दीर्घकालीन हितों को सुरक्षित रखने के लिए, तो ये भी इन्होंने नहीं किया था। क्योंकि इसी टाइम आपको देखने को मिला था फिक्की था, और बॉम्बे योजना आई थी। बॉम्बे योजना आपको 1944-45 में देखने को मिली थी, और फिक्की की स्थापना 1934 में देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये देखो उसी समय हुआ था। तो ये मतलब इंडिया के जो लोग थे, ये इंडिया के जो पूंजीपति थे, ये लोग अपने में एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, ना कि कोई विदेशी पूंजी पर निर्भर थे, ठीक है। तो किसी के साथ वो कोलेबरेट नहीं कर रहे थे। तो तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट गलत, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें कहा गया है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत के समय की जो बात की जा रही है। तो इसमें ब्रिटिश 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में रिकार्डो के विचारों का उपयोग किया गया था।
तो फर्स्ट है कि भू राजस्व प्रणाली के सुधार के लिए, सेकंड है कि बी ऑप्शन की भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के लिए, सी है कि मशीनरी गतिविधियों के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए, और डी है कि पुलिस और सेना को अनुशासित करने के लिए। ठीक है, तो इसका देखो ये ए ऑप्शन सही है, जो ये भू राजस्व प्रणाली थी, ठीक है, इसी के आधार पर ये मतलब इनका ये रिकॉर्डों का मत ही यही था कि मतलब भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया जाए। ठीक है, वो जो मतलब थे उन्हीं के मतलब पक्ष में ये बात करते थे कि जो भी हो, जो भू राजस्व है, ठीक है, मतलब भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि किसानों को मतलब और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, इसलिए ये मतलब बात करते थे, ये रिकॉर्डों की परिभाषा थी। ठीक है, इन्होंने ये मतलब एक विचार दिया था। नेक्स्ट है हमारा थर्ड थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह सिविल सेवा क्षमता विकास है, तो नवीन कार्यक्रम है। ठीक है, सेकेंड है कि यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरंभ किया गया है, तो ये गलत है, ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरंभ नहीं किया गया है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आरंभ किया गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया सेकेंड वाला, और फर्स्ट वाला सही है क्योंकि ये सिविल सेवाओं की क्षमता के विकास है, तो नवीन कार्यक्रम है। ठीक है, ताकि इनकी प्रतिभा को निकाल कर लाया जाए और ये लोग अपना जो अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, अच्छे से अपना काम कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए ये बात की जा रही है इसमें। ठीक है, तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये कर्मयोगी एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रकाशित समाचार पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि समाचार पत्र हैं और संस्थापक और संपादक दिए हुए हैं, तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें मतलब सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें देखो स्वदेश मित्रम है तो सुब्रमण्यम अय्यर हैं, और वॉइस ऑफ इंडिया है महात्मा गांधी, और बंगाली है जतिन नाथ मुखर्जी। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो स्वदेश मित्रम की, तो ये तो हमारा सुमेलित है क्योंकि स्वदेश मित्रम जो समाचार पत्र था इसका सुब्रमण्यम अय्यर ने प्रकाशन किया था। ठीक है, संपादक किया था, और जो वॉइस ऑफ इंडिया है इसका दादा भाई नरौजी ने। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, और बंगाली का था ये सुरेंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इन्होंने इसका किया था, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा केवल एक स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि पंजाब में रणजीत सिंह के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि रणजीत सिंह ने गुरु नानक के नाम से सिक्के चलवाए थे। ठीक है, बी है कि राज्य की सेवा में यूरोपीय लोगों का नियोजन उनके प्रशासन की एक विशिष्ट विशेषता थी। सी है कि रणजीत सिंह के अधीन पंजाब धर्मनिरपेक्ष नहीं था क्योंकि उन्होंने अन्य धर्मों के सापेक्ष सिख धर्म को बढ़ावा दिया था। और थर्ड डी ऑप्शन है हमारा कि न्याय प्रशासन को राज्य की आय के स्रोत के रूप में देखा था। तो देखो इसमें जो सही नहीं है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इन्होंने जो ये रणजीत सिंह थे, इन्होंने मतलब इनके साथ साथ जो सिख धर्म का तो इन्होंने प्रचार किया ही था, उस पर तो इनका फोकस था ही। इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें देखो इन्होंने मंदिरों मस्जिदों और जो तुम्हारे सूफी दरगाह थे और हिंदू जो संवेदनाएँ थी, ठीक है, गौवध करना, इन सब चीज़ों पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था क्योंकि ये मतलब अन्य धर्मों में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, मतलब उनके धर्मों को कभी दबाने की कोशिश नहीं की थी इन्होंने। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है गलत है और गलत पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और इनका जो स्रोत था वो तो न्याय प्रशासन के लिए जो राज्य की आय का स्रोत हुआ करता था। ठीक है, और इन्होंने जो गुरु नानक के नाम पे सिक्के भी चलवाए थे, और यूरोपीय लोगों के लिए नियोजन और प्रशासन की एक विशिष्ट है क्योंकि इनके जो प्रशासन में थे यूरोपीय लोग बहुत मात्रा में थे जो उच्च पदों पे आसीन थे, जो सेना में और उनके जो भी राज्य में जो कार्य होते थे उसमें इनका नियुक्ति की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट सी वाला इसमें। ठीक है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि टीपू सुल्तान ने मैसूर में कृषि आधुनिकरण के संवर्धन में अत्यधिक योगदान दिया था। इस संदर्भ में कृषि के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन से जो टीपू सुल्तान द्वारा किए गए सुधार थे। ठीक है, तो इसमें टीपू सुल्तान ने कौन कौन से सुधार किए थे ये बताना है। तो फर्स्ट है उसने बिचौलियों को हतोत्साहित करके सरकार और कृषक के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, सेकेंड है कि भूमि की उर्वरता और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर राज्य की भू राजस्व मार्ग
जो भू राजस्व मार्ग परिवर्तनीय था, मतलब उसमें भू राजस्व मार्ग को मतलब एक अच्छा सा मतलब मोड़ दिया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को आकृष्ट छोड़ दिए जाने पर दंडात्मक कर आरोपित किया जाता था, ठीक है। मतलब जो भूमि अच्छी होती थी उसके बारे में ये बात की जा रही है। अगर कोई मतलब ऐसे छोड़ दिया जाता था तो उसके लिए ये मतलब प्रोविज़न इसमें कहा गया है कि करते थे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट ये सही हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1882 के जो हंटर आयोग की अनुशंसाएं थी तो उनके बारे में बताना है, ये कौन सी थी, ठीक है। तो इसमें माध्यमिक और महाविद्यालयी शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रबंधन से सरकार की वापसी, ठीक है। सेकेंड है कि प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण का जिला और नगर पालिका परिषदों को हस्तांतरण, और थर्ड है कि देशी भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और उसमें सुधार करना था, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये देखो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि हंटर आयोग जो आया ही था जो 1854 का जो वुड डिस्पैच था, ठीक है, उसी के बाद इसको किया गया था, तो ये उसी की सुधार के लिए था, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो फर्स्ट है कि राज्य के एक निश्चित और स्थिर आय सुनिश्चित करना राज्य के लिए, और सेकेंड है कि भ्रष्टाचार और आवधिक मूल्यांकन के प्रति सरकारी खर्चों को कम करना, थर्ड है खेती का विस्तार करना और कृषि उद्यम को प्रोत्साहित करना, और फोर्थ है कि किसानों के भू स्वामित्व को मान्यता देना और उनका संरक्षण करना, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल में, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो देखो इसकी अगर बात करें तो इसके देखो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये तो सही है, क्योंकि राज्य के लिए निश्चित आय और मतलब एक निश्चित और स्थिर आय सुनिश्चित कर दी गई थी, और भ्रष्टाचार और आवधिक मूल्यांकन के प्रति सरकारी खर्चों को कम किया गया था, ठीक है। और खेती का विस्तार करना और कृषि उद्यम का प्रोत्साहन करना, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, लेकिन चौथा हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो किसानों के भू स्वामित्व की बात नहीं की गई थी। इसमें जो भूस्वामी होता था वो जमींदार होता था जो इनसे लागान वसूल करता था, ठीक है। तो ये गलत है हमारा, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया कि चार्टर अधिनियम 1833 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है कि ये इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में किया जाना था। सेकेंड बी है कि इसने भारतीय कानूनों का समेकन और संहिताकरण के लिए विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया, और थर्ड है कि हमारा इसने वाणिज्यिक निकायों के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, और यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई, ठीक है। और डी है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के रूप में आधिकारिक नामकरण किया था, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो इसमें डी वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये नामकरण किया गया था, जो गवर्नर जनरल था, इसको वायसराय जब किया गया था, तो ये जो हमारा एक्ट आया था जो 1858 का एक्ट आया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसी के अंतर्गत ये किया गया था वायसराय, ना कि 1833 के एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, और ये तीनों हमारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें कहा गया है कि मराठा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बालाजी विश्वनाथ के समय में पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक शासक बन गया था, ठीक है। और सेकेंड है कि पेशवा अपने मूल राज्यों के बाहर विजय के लिए सरदारों पर अत्यधिक निर्भर था, ठीक है। तो इसमें बताने कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ जो थे इनके समय में पेशवा मराठा साम्राज्य का विस्तार जो साम्राज्य का वास्तविक शासक बन गया था, ठीक है, जब ये बालाजी विश्वनाथ थे, और पेशवा अपने मूल राज्य से बाहर के जो सरदार होते थे उस पर अत्यधिक निर्भर निर्भर हुआ करता था, क्योंकि इनका जो राज्य फैला हुआ था सरदारों में विभाजित था, कि वो मतलब एक क्षेत्र के लिए सरदार होता था, वो एक क्षेत्र का पूरा प्रोटेक्शन करता था और उस वहीं से टैक्स कलेक्ट करके इनको देता था, ठीक है।
तो उसी के आधार पर इनको चलता था कि मतलब इनके सरदार हुआ करते थे। और इस पे तो एक मूवी भी बनी है अजय देवगन की, क्या मूवी का नाम है यार, उसमें देखना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मतलब कैसे मतलब वो लोग अपना मैनेजमेंट करते थे। तो वो मूवी आप ज़रूर देखिएगा। और ये एक ये वाली आई थी, एक और दो मूवियाँ बनी हैं, एक अजय देवगन की बनी है, एक कुछ करके अनिल कपूर नहीं, एक कपूर है, कौन सा है वो, उसका नाम नहीं याद आ रहा। आप लोग उसको देखिएगा, अगर आप लोगों को नाम याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आप लोग उसको अगर देखोगे तो आपको मराठा साम्राज्य का पूरा प्रशासन समझ में आएगा कि कैसे वो लोग काम करते थे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण 19वीं सदी में भारत द्वारा आरंभ की गई एक परियोजना थी, ठीक है। तो फर्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के मापने के लिए, और बी है कि भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट की भूकंपीयता का परिकलन करने के लिए, और सी है कि हिंद महासागर में सबसे गहरे बिंदु की गहराई अनुमान लगाने के लिए, और डी है कि भारत के पश्चिमी तट पे निमज्जन की सीमा का मापन करने के लिए, जो मतलब तटीय क्षेत्र होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे ये तटीय क्षेत्र हैं, इसके जो आसपास का क्षेत्र होता है इसकी मापने के लिए बात की जा रही है। तो देखो इसमें देखो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए ये किया गया था। क्योंकि ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये पहले ही इंडिया ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी, लेकिन अभी ये चाइना और नेपाल ने मिलकर इसकी ऊंचाई नापी है। तो उसको जो है 8,848.86, ठीक है, 48.86 मापी है, और इंडिया ने 8,848 मीटर नापी थी, ठीक है। तो उसी के लिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो उसको आप लोग याद रखना है। और ये आपको जो ये महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण हुआ था, ये 1956 में इंडिया के द्वारा करवाया गया था, और अभी चाइना के द्वारा करवाया गया है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा राम मोहन राय के योगदान, और मतलब उनके कौन से कार्य और योगदान है, किस में मतलब राजा राम मोहन राय ने योगदान दिया है। तो संवाद कौमुदी है, कलकत्ता एकेश्वरवादी समिति है, और वेदांत कॉलेज है। तो ये तीनों के तीनों में इनका योगदान है, और इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कार्य किया है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, ठीक है। बी है कि INS मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन 1889 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश और यूरोपीय सांसदों की पहचान करना। और सी है कि दादा भाई नौरोजी INC के अध्यक्ष पद पर 3 बार चयनित हुए हैं। और डी है कि भिकाजी कामा द्वारा INC के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की गई है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, जो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, ठीक है। इसके तो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। सेकेंड वाला जो कहा जा रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन में जो कहा जा रहा है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मतलब समिति का गठन 1889 में नहीं किया गया था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश और यूरोपीय सांसदों की पहचान करना, ठीक है। तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो गया बी। और जो ये वाला हमारा सी ऑप्शन है, तो इसमें देखो 3 बार दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और भिकाजी कामा ये तो मतलब विदेश में मतलब जर्मनी ने इन्होंने जर्मनी में अपना झंडा फहराया था इंडिया का, ठीक है। लेकिन ये कांग्रेस की कभी अध्यक्ष नहीं रही हैं, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा विश्व और सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा, बी है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यानी UNEP, और थर्ड है कि UNSSC, ठीक है, और विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा। तो किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया है, ठीक है। तो ये अभी वर्चुअल इसकी समिट देखने को मिली थी 2020 में, ठीक है। तो इसमें ये ए वाला ऑप्शन सही है, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो गठबंधन है, ठीक है, इसके द्वारा ये करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है
तो हमारा 15 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियमन अधिनियमन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो ये कारखाना एक्ट बना था 1881 का, तो ए ऑप्शन है कि श्रम विवादों के समाधान हेतु न्यायाधिकरणों की प्रणाली प्रदान करना, बी है कि ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय बागानों में कार्य दशाओं को विनियमित करना, सी है कि उद्योग के बाल श्रम की कार्य दशाओं को विनियमित करना, और डी है कि औद्योगिक श्रमिकों की संघ निर्माण और उद्योग के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता करना। ठीक है, तो इसमें किसके लिए ये बनाया गया था ये बताना है। तो देखो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो उद्योग में बाल श्रम की कार्य दशाओं को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, कि उनको मतलब एक नियमित उनका प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि कितने से कितने वर्ग के लोग जो उसमें काम करेंगे और कितना उसमें उनको टाइम देना पड़ेगा, कितने उनके अवकाश होंगे। तो ये सब मैनेज करने के लिए ये कारखाना एक्ट 1881 आया था। ठीक है, लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि थियोसॉफिकल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि इसने उपनिषदों और सांख्य दर्शन की विचारधाराओं से प्रेरणा प्राप्त की है, और सेकेंड है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने मानवता के सार्वभौमिक भ्रातृत्व के लिए कार्य किया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो अगर इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इन्होंने जो उपनिषद जो मतलब भारतीय उपनिषद हैं, ठीक है, और सांख्य दर्शन है जिसकी जो मुनि कपिल ने जिसकी स्थापना की थी, मतलब शाक्य भाव, तो उसके बारे में वहाँ से इन्होंने ये मतलब लिया है, और ये मानवता और सार्वभौमिक भ्रातृत्व के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और इसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की किसने की थी, तो ब्लादिवास्की और कर्नल अल्काट। ठीक है, इन्होंने न्यूयॉर्क में 1975 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें 18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के अधीन बंगाल में भूमि अधिकार की नई व्यवस्था और नवीन राजस्व बंदोबस्त स्थापित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जमींदार 18वीं शताब्दी के अंत में संकट का सामना कर रहे थे, क्योंकि वे स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया था। ठीक है, सेकेंड है कि जमींदार जोतकार कहलाने वाले धनी किसानों की सहायता से किसानों को नियंत्रित करते थे। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंत में जो संकट का सामना कर रहे थे, क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया था। ठीक है, और ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है तो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि ये मतलब इसका विरोध कर रहे थे। जमींदार जोतकार कहलाने वाले धनी किसान की सहायता से किसानों को नियंत्रित करना था, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये किसान धनी इसके लिए ये मतलब जो जो जमींदार होते थे, ठीक है, वो मतलब धनी किसान जमींदारों का विरोध करते थे इसमें। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि किसानों को उनका भूमि का अधिकार छीन लिया गया था, भूमि स्वामित्व का, इसीलिए। और ये स्थायी बंदोबस्त कार्ल वानिश ने लॉन्च किया था। कब आया था ये 1993 में, सॉरी 1793 में, 1793 में ये जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला गलत है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि नेपोलियन की महाद्वीपीय नाकेबंदी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट का सामना करने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारत में निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा लागू किया गया था। तो इसमें बताना है, तो ए ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है, तो आपको पहले से ही पता है कि नेपोलियन की जो महाद्वीपीय नाकेबंदी के कारण ये उत्पन्न हुआ वित्तीय संकट के लिए लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जनजाति विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जनजाति विद्रोह दिए हुए हैं और क्षेत्र दिए हुए हैं, तो उससे मिलान करना है कि कौन किससे मतलब संबंधित है। ठीक है, तो देखो रंपा विद्रोह तो विशाखापत्तनम, रमोशी विद्रोह सतारा महाराष्ट्र में, संथाल विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में, और ये चुआरू विद्रोह तो ये मिदनापुर में था बंगाल में। ठीक है,
तो ये सारे के सारे हमारे सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया गया है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और थर्ड है कि सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता आरंभ की गई, ठीक है। तो देखो खुली प्रतियोगिता आरंभ की गई थी 1954 में, ठीक है, जो 53 एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1953 आया था। उसके नहीं 1900 नहीं, ओ सॉरी 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 1800 सॉरी यार, 1900 ज़्यादा आता है दिमाग में। 1854 में ये शुरू की गई थी, ठीक है। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार एकाधिकार था ये 1833 में समाप्त कर दिया गया था पूरी तरीके से। और जो ये गवर्नर का पद जो था इसको 1858 में इसको बदला गया था, वायसराय कर दिया गया था, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा, 1833 54 मतलब 2 3 और 1, 2 3 1 होना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह संघ, तो विधवा पुनर्विवाह संघ की बात की जा रही है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड है कि हमारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और पूना सार्वजनिक सभा। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त संगठनों में किसकी स्थापना गोविंद रनाडे द्वारा की गई है, महादेव गोविंद रनाडे द्वारा, ठीक है, MG रनाडे। तो इसके बारे में बताना है। तो देखो इसमें जो ये स्थापनाएं हैं तो ये तीनों की तीनों आपको देखने को मिलेंगी। ये महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई इसकी स्थापना है, तो डी ऑप्शन सही है। और इनकी जो विधवा पुनर्विवाह संघ था इसकी 1861 में स्थापना की गई थी। और ये पेशे से एक न्यायाधीश भी रह चुके थे, ठीक है। तो ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते हैं थे। नेक्स्ट है हमारा 22। इसमें कहा गया कि 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि समाचार पत्र मुख्य रूप से राजनीतिक नेताओं के स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यम थे, ठीक है। सेकेंड है कि प्रेस का प्रभाव शहरों और बड़े नगरों तक ही सीमित था। और थर्ड है कि प्रेस ने सरकार के कृत्यों और नीतियों की आलोचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें देखो बताने जो बात करें तो इसमें तो देखो इसमें थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो 19वीं शताब्दी के दौरान प्रेस ने सरकारों के कृत्यों और नीतियों की आलोचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, तो ये तो हमारा सही है। लेकिन जो पहला है कि शहरों और बड़े नगरों तक सीमित था, तो नहीं, ये गांव तक भी गांव में भी इसका प्रचार प्रसार होता था, ये दूर दराज तक सीमित मतलब फैला हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि व्यावसायिक नहीं थे ये, मतलब जन जागरूकता के लिए ये अभियान चलाते थे, ये समाचार पत्रों का मतलब प्रकाशित करते थे। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है और दोनों गलत है। नेक्स्ट है 23। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन ब्रिटिश भारत में श्रमिक संघ आंदोलन से संबद्ध थे। तो NM लोखंडे और BP वाडिया, NM जोशी और धुंडीराज ठेंगड़ी। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से ये श्रमिक से संबंधित थे, श्रमिक संघ से। तो देखो ये चारों के चारों बंदे जो थे, मतलब चारों के चारों लोग थे, ये मतलब श्रमिक संघ से ही संबंधित थे, ठीक है। वो श्रमिकों की बात करते थे, श्रमिकों के उत्थान की बात करते थे, उनके अधिकारों की बात करते थे। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, सारे के सारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 24। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि 1857 का विद्रोह संपूर्ण ब्रिटिश भारत में फैल गया था। और सेकेंड है कि 1857 का विद्रोह के समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल था। और थर्ड है कि विद्रोह के दमन के पश्चात लॉर्ड स्टैनली भारत का पहला सचिव बना था, ठीक है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसमें देखो पहला और दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये जो कहा गया है कि संपूर्ण भारत में फैला था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि इसमें जो ये नर्मदा के दक्षिण वाला भाग था और सिंध वाला राजस्थान वाला क्षेत्र था, यहाँ पर इसका बहुत यहाँ पर ये मतलब नहीं फैला था, ठीक है। और इस समय ये डलहौजी नहीं था, इस समय आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड कैनिन इसका जो है भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये भी गलत हो गया हमारा, लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विद्रोह के दमन के पश्चात लॉर्ड स्टैनली भारत का पहला सचिव बना था। तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो गलत पूछा गया है, तो गलत हमारा दोनों हो गए, 1 और 2 स्टेटमेंट गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 25। इसमें कहा गया है कि वाडीवास के युद्ध के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था। सेकेंड है कि यूरोप में आरंभ हुए सप्तवर्षीय युद्ध ने इस युद्ध के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की। और थर्ड है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में कोई यूरोपीय प्रतिद्वंदी नहीं रहा। तो ये सही बात है, इसमें कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा था और ये सप्तवर्षीय युद्ध चला था, ठीक है। तो उसी के बारे में ये था, जो फ्रांस में चल रहा था 1956 से 62 तक ये चला, जो 1756 से 62 तक चला था, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध। तो उसी के बारे में था। और इसमें जो ये डचों के साथ नहीं था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ था, ठीक है, ये फ्रांसीसियों के साथ था। तो ये हमारा पहला गलत हो गया। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26। इसमें महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वह प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी, ठीक है। और सेकेंड है कि उन्होंने 1931 में भारत की महिलाओं के आधिकारिक प्रतिनिधित्व के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये ऐसा कुछ नहीं था, इसमें तो एनी बेसेंट ने भाग लिया था, लेकिन इन्होंने कोई भाग नहीं लिया था इसमें, ठीक नहीं, एनी बेसेंट नहीं, सॉरी, सरोजनी नायडू ने जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंडिविजुअल रूप से भाग लिया था। तो ये सही है, इन्होंने नहीं लिया था। और ये फर्स्ट वाला सही है क्योंकि ये प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारत की महिला थी, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है, सेकेंड वाला गलत है। नेक्स्ट है हमारा 27। इसमें आर्यों की उत्पत्ति द आर्टिक होम इन द वेदास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें बताना है द आर्कटिक होम इन द वेदास। तो ए ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है अरविंद घोष, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए कि किसने लिखी है, तो इसकी देखो ये बी सी ऑप्शन सही है। इसमें ये बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी और मतलब इसकी पुस्तक लिखा था। और इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता भी इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, केसरी और मराठा, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इनके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है हमारा 28। इसमें कहा गया कि भारतीय सिंचाई आयोग 1901 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी अध्यक्षता एंटनी मैकडोनल ने की थी। और सेकंड है कि इसने भारत में अकाल से सुरक्षा के साधन के रूप में सिंचाई पर प्रतिवेदन देने का आग्रह किया था। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखो इसमें सेकेंड वाला सही है क्योंकि इसने भारत में अकाल से सुरक्षा के साधन के रूप में सिंचाई में प्रतिवेदन देने का आग्रह किया था। लेकिन फर्स्ट गलत है क्योंकि इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये एंटनी मैकडोनाल्ड नहीं थे, बल्कि आपको देखने को मिलेंगे स्कॉट यान क्रिक थे, ठीक है। तो ये गलत है इसका, तो स्कॉट क्रिक थे। तो ये हमारा सेकंड गलत हो, मतलब फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकंड सही है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 29। इसमें कहा गया कि हाल ही में विकसित C14 बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह स्वतः आवेशित होने वाली बैटरी है जो कार्बन 14 C14 परमाणु अपशिष्ट का प्रग्रहण करके कार्य करती है। और सेकेंड है कि इसका उपयोग कृत्रिम पेसमेकर और मानव में प्रयुक्त प्रत्यारोपणों को अवशोषित करने हेतु किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ये जो कहा गया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि इसका काम ही है जो ये मतलब पेसमेकर होता है, सैन होता है जो हृदय में, ठीक है, उसी का काम करती है। और सेल्फ चार्जेबल बैटरी है और एक बार चार्ज होने के बाद ये अपनी लगातार चार्ज होती रहती है और लगभग 28 साल तक इसकी लाइफ लाइन है, ठीक है। 28,000 वर्ष तक ये जीवित रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि जो पेस मेकर के लिए जो लगाई जाती है, ठीक है, बैटरी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चलती है, 5 साल चलती है, तो उसी के लिए ये रिप्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि अकाली आंदोलन सिंह सभा आंदोलन की प्रशाखा है, ठीक है, प्रशाखा था। और सेकेंड है कि सिंह सभा आंदोलन का उद्देश्य सिखों के मध्य पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना था। और थर्ड है कि अकाली आंदोलन का उद्देश्य सिख गुरुदेव को भ्रष्ट उदासी महंतों के नियंत्रण से मुक्त करना था, ठीक है। तो इसमें जो आपको बताएं कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये अकाली दल जो था ये कब मतलब इसका उत्थान हुआ था, तो ये 1973 में आपको देखने को मिला था अमृतसर में, ठीक है।
तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया कि उसने कई दायित्व रहित पदों को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए और कई श्रेणियों को के सिविल सेवकों को वेतन और भत्ता कम कर दिया, और न्यायिक विभाग में उसने प्रांतीय अपीली न्यायालयों को समाप्त कर दिया। लोगों के कल्याण के लिए उसने सर्वाधिक सराहनीय कदम उठाया और ठगों का दमन किया। उसने भारतीय रियासतों का हस्तक्षेप और अनाक्रमण अनाक्रमण की नीति अपनाई, मतलब आक्रमण नहीं किया, और उनके जो राज्य थे उनमें भी और रियासतें थी उसमें हस्तक्षेप भी नहीं किया। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड एमहर्स्ट है और लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से ये हैं? ठीक है, तो इसमें देखो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। ये विलियम बेंटिंग ही ने इतने अच्छे कार्य किए थे, जिसने मतलब बहुत ज़्यादा स्थिर किया था, और इसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा वैभव शिखर सम्मेलन संबंधित है। तो ए ऑप्शन है हमारा वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं की सहायकारिता को के प्रोत्साहन से, और बी है कि अतुल्य भारत के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने से, सी है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने से, और डी है कि भारत के युवाओं के लिए रोजगार के प्रावधान से। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है। सिंपल सा बात है कि वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं की सहायकारिता के प्रोत्साहन से, क्योंकि इसका काम ही है कि किसी समस्या का निवारण के दृष्टिकोण से विचार प्रक्रिया और प्रथाओं और अनुसंधानों एवं विकास में संस्कृति पर विचार विमर्श करना है। ठीक है, और इसका जो वैभव का फुल फॉर्म है, इसको कहते हैं वैभव को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, शिखर सम्मेलन है ये अभी किया गया था 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट है 34। इसमें कहा गया कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो ये फर्स्ट है कि ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सेकेंड है कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ये बताना है। तो दोनों से स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये जातिगत अस्पृश्यता और जातिगत के विरुद्ध था, और ये इसमें महात्मा गांधी भी इसमें भाग लिए थे, क्योंकि ये सत्याग्रह केरल में हुआ था 1924 से 25 में। इसमें बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था, इसीलिए महात्मा गांधी को भी वहाँ जाना पड़ा था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 35। इसमें कहा गया कि व्याप्तगत के सिद्धांत के संदर्भ में अंतर्गत निम्नलिखित में से किस भारतीय रियासत का सर्वप्रथम विलय किया गया? ठीक है, तो इसमें बताना है। तो ये जो व्याप्तगत यानी हड़प नीति डलहौजी की, ठीक है, उसी के संबंध में बताना है। तो सतारा है, संभल है, झांसी है और नागपुर है। तो सबसे पहले सतारा का जो इसमें विलय किया गया था 1848 में। ठीक है, उसके बाद 1850 में संभल को, झांसी को 1854 में और नागपुर को 1853 में किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। सबसे पहले सतारा को, महाराष्ट्र का ये था। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि मराठा को राजस्व प्रणाली करदाता संरक्षण सिद्धांत पर आधारित थी। सेकंड बी है कि मराठाओं का नगर प्रशासन मौर्य काल में प्रचलित व्यवस्था की काफ़ी समानता है, जो मतलब मौर्य काल में चली आ रही थी। और सी है कि पेशवा की सेना अन्य राजाओं की सैनिकों के लिए पद प्राप्त करना निषिद्ध था। और डी है कि मराठा कानून मिताक्षरा और मनुस्मृति पर आधारित था। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, पेशवा सेना में अन्य राज्यों के सैनिकों का पद पर होना निषिद्ध था। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अन्य राज्यों की सेनाएं भी आ सकती थी, यहाँ तक कि यूरोपीय सेनाओं के मतलब सैनिक भी इसमें शामिल थे और उच्च पदों पर शामिल थे। ठीक है, तो सब शामिल हो सकते थे, और ये तो हमारे स्टेटमेंट सही है ही है, मिताक्षरा और मनुस्मृति पर आधारित है। और जो करदाता प्रणाली है ये मतलब जो संरक्षण सिद्धांत पर आधारित थी, और ये मौर्य प्रशासन से मिलता जुलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 37। इसमें कहा गया है कि कॉर्नवालिस द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कॉर्नवालिस ने कौन कौन से न्यायिक संबंध किए थे उसके बारे में बताना है कि कौन कौन से सुधार किए थे। ठीक है,
तो इसमें फर्स्ट है कि कार्यवाही संहिता के अंतर्गत किए गए न्यायिक सुधार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थे। ठीक है। सेकेंड है कि सरकारी सेवक अपनी आधिकारिक क्षमताओं से किए गए कृत्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं थे। और थर्ड है कि कार्नवालिस के सुधार में भारतीयों को न्यायिक प्रणाली से बाहर कर दिया गया था। ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो पहला तो सही है हमारा, क्योंकि इन्होंने कार्नवालिस संहिता का मतलब एक न्यायिक सुधार में पृथक्करण के सिद्धांत को आधारित किया था। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है कि अगर कोई उनका सिविल सेवक था तो उसको न्यायालय के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। ठीक है। उनको जवाब देना पड़ता था कि कोई भी काम किया है तो उसका क्या रीज़न था, क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि इतना नरसंहार किया या कोई काम किया। ठीक है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि न्यायिक जो प्रणाली थी इसे बाहर कर दिया था भारतीयों को। तो हमारा सी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है। एक और तीन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा 38। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहे किफ़ायती और मध्य आय आवास के लिए सोशल विंडो निवेश फंड का उद्देश्य। तो इसमें बताना है क्या है स्पेशल विंडो के बारे में। तो फर्स्ट है कि अवरुद्ध आवास योजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त ऋण वित्तीयन प्राप्त करना। सेकेंड है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवासों के लिए लघु गृह ऋण उपलब्ध कराना। और सी है हमारा श्रेणी सेकेंड और श्रेणी थर्ड के शहरों में नई आवासीय सोसाइटियों के विकास के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को आमंत्रित करना। और डी है कि सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान करना। ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो ये जो स्पेशल विंडो में है ये मतलब ए ऑप्शन सही है। इसमें अवरुद्ध आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिक प्राप्त ऋण वित्तीयन प्राप्त करना है। ठीक है। इसीलिए ये मतलब चालू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 39। इसमें कहा गया कि आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से अंग्रेजों और मैसूरों के बीच सुरक्षात्मक गठबंधन बना। और सेकेंड है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ होना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक मुख्य कारण था। और थर्ड है कि टीपू सुल्तान द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण था। ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसमें देखो एक पहला तो सही है, क्योंकि इसमें होता ही यही था कि आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच सुरक्षात्मक गठबंधन हुआ था। ठीक है। प्रथम आंग्ल युद्ध में। ठीक है। और सेकेंड में जो ये कहा गया है तो ये गलत है हमारा, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ होना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण था। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें जो टीपू सुल्तान और फ्रांस के अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहा था, वहाँ अपने अम्बेसडर बना रहा था, उनको मतलब उनके साथ सहयोग कर रहा था विदेशी शासकों के साथ, इसीलिए ये युद्ध का कारण बना था। ठीक है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि टीपू सुल्तान द्वारा सहायक संधि को अस्वीकार करना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण था। तो एक और तीन स्टेटमेंट हमारा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी और सिविल सेवाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई थी घटाकर। ठीक है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसमें अगर बात की जाए तो महारानी विक्टोरिया की बात की जाए तो इन्होंने 1876 में ये अपनी उपाधि धारण की थी। ठीक है। 1876 में। और अगर सिविल सेवक में जो आयु घटाई गई थी तो ये 1878 में थी। और अगर बात की जाए कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये 1857 में की गई थी। तो हमारा सबसे पहले होगा थर्ड, सेकेंड और 1878, ओ सॉरी 1878 है ये। सिविल सेवाओं में जो थी वो 1878 में। तो मतलब 312 होना चाहिए, 312, 31 जो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 41। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य गैर वन्य और निजी भूमि में बांस रोपण के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना था। सेकेंड है कि यह किसानों को बाजार से जोड़ने वाला बांस संकुल बनाने का प्रयास करता है। और थर्ड है कि वन और गैर वन क्षेत्रों में उगने वाले सभी बांस वृक्षों को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत वृक्ष के रूप में परिभाषित और संरक्षित किया गया है। ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखो पहला और दूसरा तो सही है, क्योंकि इनका उद्देश्य था गैर वन
जो था उसे निजी भूमि में बांस रोपण के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना था और किसानों को जो है बाजारों से जोड़ने वाला बांस संकुल तैयार करना है, ठीक है। लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, इसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं किया गया है कि इसको मतलब संरक्षित किया गया। इसे मतलब ये एक्ट में था, इसे 2017 में बांस को इस एक्ट से बाहर कर दिया गया कि क्योंकि आप इससे जो है हटा दिया गया है, इसमें संशोधन किया गया है 2017 में, ठीक है। उसके बाद से बांस अब जो है गैर वन के अंतर्गत आता है, ये संरक्षित वन नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट इसका सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 42, इसमें कहा गया इल्बर्ट विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे लॉर्ड लिटन के वायसराय के दौरान प्रस्तुत किया गया था। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों के आपराधिक मामलों में यूरोपियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाना था। और थर्ड है कि इसे केंद्रीय विधायिका में किसी संशोधन के पारित कर दिया गया, मतलब केंद्रीय विधायिका में बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया गया, ऐसा मतलब बलाए थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखो ये जो पहला है तो इसमें लिटन नहीं थे, ये तो आपको रिपन देखने को मिलेंगे, लॉर्ड रिपन इसके जो है उस समय ये मतलब वायसराय थे। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये तो सही है क्योंकि इसका उद्देश्य ही यही था कि जिला मजिस्ट्रेटों और सत्य न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों में यूरोपी पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाना था, इसीलिए तो विद्रोह हुआ था ये, ठीक है। तो श्वेत म्यूटनी देखने को जो मिली थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ये हमारा सेकेंड सही है। और थर्ड वाला भी गलत है क्योंकि इसमें संशोधन किया गया था, उसके बाद ही इसे लाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया सेकेंड ऑप्शन, तो हमारा बी ए ऑप्शन सही हो गया। केवल दो सही है। और ये आया कब था इल्बर्ट विधेयक, तो ये 1883 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कहा गया कि कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो फर्स्ट है कि महाद्वीपीय विस्तार और औपनिवेशिक अधिग्रहण के मध्य फ्रांसीसी सांसदों का विभाजन। और सेकेंड है कि ब्रिटिश कंपनी के विपरीत फ्रांसीसी कंपनियों के स्वतंत्र वाणिज्यिक निगम थी, ठीक है। और थर्ड है कि ब्रिटिश सरकार तंत्र की तुलना में फ्रांस में प्रचलित सरकार का निरंकुश और आप अपकृष्ट तंत्र था, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये तो सही है क्योंकि महाद्वीपीय विस्तार और औपनिवेशिक अधिग्रहण के मध्य फ्रांसीसी संसाधनों का विभाजन था, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो है, जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये सार्वजनिक मतलब सरकारी थी, सरकार की तरफ से बनाई गई थी। लेकिन जो ये ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक निजी थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और सेकेंड थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि जो ब्रिटिश सरकारी तंत्र की तुलना में फ्रांस में प्रचलित सरकार का निरंकुश और अपकृष्ट तंत्र था, ठीक है, क्योंकि वो मतलब राजा के अधीन था। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट, तो हमारा सही हो गया। एक और तीन स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 44, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में कुशल आक्रमण्यता की नीति किससे संबंधित है। तो फर्स्ट है कि मूल भारतीयों के सामाजिक आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत से। बी है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत से। सी है कि आम जनता की शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से इनकार से। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो बी ऑप्शन सही है क्योंकि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत से संबंधित ही कुशल आक्रमण्यता की नीति थी, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश भारत के साथ संधि है और क्षेत्र दिए हुए हैं कि कहाँ किसके साथ कौन कौन सी संधि हुई है, तो ये हमको मिलान करना है। तो लहासा संधि भूटान से, सुगौली संधि नेपाल से, यांडबू की संधि तिब्बत से, और गंडमक की संधि अफगानिस्तान से, ठीक है। तो इसमें मूल्यांकन करने की बात करें तो देखो ये लहासा संधि थी, ये भूटान के साथ नहीं थी, तो ये गलत है, ये आपको तिब्बत के साथ देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये सुगौली की संधि ये तो हमारी जो नेपाल के साथ थी, तो ये तो हमारी सही है क्योंकि ये अब 1816 में देखने को मिली थी। और ये यांडबू की संधि आपको देखने को मिलेगी, ये बर्मा के साथ थी, ना कि तिब्बत के साथ। और ये जो गंडमक की संधि थी, तो ये अफगानिस्तान के साथ थी, ठीक है। तो हमारा एक और
2 और 4 सही है और 1 और 3 गलत है, ठीक है। और सुगौली की संधि ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि अभी काला पानी वाला जो ये मुद्दा था, ठीक है, काला पानी वाला जो उत्तराखंड के साथ हमारा जो नेपाल के साथ लगता है, तो उसमें जो मैप बनाया गया था तो उसमें जो कह रहा था वो मतलब क्लेम कर रहा था कि काला पानी वाला क्षेत्र हमारा है, ठीक है। तो ये उसी सुगौली संधि से संबंधित है, इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज में था। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखनी है और इनको जो है अच्छे से मेमोराइज करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मतलब लग रहा है आपको कहाँ से आ गया, लेकिन ये मतलब करंट का गया हुआ, मतलब करंट का पीछे का पूछा गया एक मतलब फैक्ट है, ठीक है। तो हमारा 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1929 में व्हाइटले आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह ब्रिटिश भारत द्वारा किए गए सैन्य और सिविल व्यय के प्रशासन और प्रबंधन की जांच करने के लिए गठित किया गया है और इसकी अनुशंसा की कि भारत के राज्य सचिव के वेतन और भुगतान ब्रिटिश राजस्व से किए जाएं, ठीक है। तो ये व्हाइटले आयोग का क्या लक्ष्य था, क्या मतलब किया गया था, तो ये देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे इसे गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं इसमें किया गया था। इसका कारण था कि जो श्रम आयोग था उसमें सुधार करना था। श्रम सुधार आयोग की स्थापना की बात की गई थी, उसमें सुधार किया जाए, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। और ये जो राजस्व की बात की जा रही है, तो ये तो भारत सरकार एक्ट जो जो ये भारत राज्य सचिव का जो पद था, इसके वेतन और भुगतान थे, ये आपको देखने को मिलेंगी भारत सरकार एक्ट 1919 के अंतर्गत इसको किया गया था, ना कि इसके अंतर्गत। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। तो किसने नहीं की है? ए ऑप्शन लाला लाजपत राय, बी है हमारा बाल गंगाधर तिलक, सी है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, डी है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो इसमें देखो बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी अधिवेशन की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है, और लेकिन लाला लाजपत राय ने कलकत्ता अधिवेशन 1920 की है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, इसकी की थी। सुभाष चंद्र बोस ने तो त्रिपुरी हरिपुरा 1938 में, ठीक है। नेक्स्ट है 48। इसमें कहा गया कि भारतीय सैन्य अभियान यंग हसबैंड मिशन भेजा गया था। तो ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ठीक है। तो इसमें देखो यंग हस्बैंड की बात की जाए तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। ये लहासा की राजधानी जो थी, ठीक है, तिब्बत की राजधानी लहासा थी, यहीं पे भेजा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में ये भेजा गया था। नेक्स्ट है हमारा 49। इसमें कहा गया है कि आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि उन्होंने 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का विरोध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। सेकेंड है कि उन्होंने आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर रही ईसाई मिशनरियों के प्रयास का मुकाबला करने के लिए बिरसा मुंडा नामक एक नया पंथ चलाया था, ठीक है। तो इसमें बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो ये देखो सेकेंड वाला हमारा सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये जो 1871 का जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, ये चलाया गया था जो सामंती व्यवस्था थी, ठीक है। ये एक्ट इसके लिए नहीं था। इसमें जो ये विद्रोह किया गया था उल गुलान जो आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के लिए, बिरसा मुंडा जो आदिवासी नेता थे, इनके द्वारा किया गया था, जो सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, और जमींदारों द्वारा जो ये जो लागान वसूला जाता था बढ़े हुए दरों पर, ठीक है, उसके विरोध में किया गया था ये उलगुलून विद्रोह, ठीक है। तो ये गलत है और सेकेंड वाला सही है, क्योंकि जो ये पंथ था इसीलिए चलाया गया था। तो हमारा सेकेंड बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ। तो इसमें कहा गया है कि सूचकांक दिए हुए हैं और किसके द्वारा ये सूचकांक जारी किए जाते हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और भुखमरी वैश्विक भुखमरी सूचकांक तो विश्व बैंक है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा मतलब इससे किससे संबंधित है। तो इसमें बताना है, तो देखो फर्स्ट वाला अगर हम बात करें तो देखो वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये इसके विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड प्लस WIPO, ठीक है, इनके द्वारा जारी किया जाता है।
और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, ये बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। ये दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक सेंटर और फ्री फ्रेशर इंस्टीट्यूट ऑफ जो कनाडा है, ठीक है, फ्रेशर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, इसके द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड है हमारा कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक, तो ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये आपको इंस्टीट्यूट जो IFPR मतलब इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंसर्न्ड वाइल्ड लाइफ और वेल्थ हैंगर लाइफ के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमारे सुमेलित नहीं हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो यार थोड़ा सा लाइक कर दिया करो यार आप लोग, और शेयर कर दिया करो वीडियो, तो कम से कम कुछ लोग बढ़ते हैं, कुछ लोग देखते हैं जिनके पास चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, जो लोग मतलब टेस्ट सीरीज नहीं ले पाते हैं या दूर दराज में हैं कहीं, उनके पास कोई माध्यम नहीं है, वो अपना कमेंट आते रहते हैं कि सर मैं नहीं ले पा रही हूँ, कैसे इसको करें, जब हमारे पास PDF नहीं थी, ठीक है। तो वो PDF भी अब शेयर की जा रही है। तो आप लोग भी ऐसे मतलब किया करो यार, अगर कोई ऐसा है वंचित है और इन चीज़ों को नहीं पा रहा है तो उनको प्रोवाइड कराइए, तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखो हमारे लिए यही फीस है आप लोगों की कि आप लोग इसको शेयर कीजिए, और जिनको इसकी उपलब्धता नहीं है टेस्ट सीरीज़ों की, उन्हें प्रोवाइड कराइए, यही बहुत बहुत है, ठीक है। और आप लोग भी पढ़ा सकते हैं, अगर आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लोग अगर किसी को पढ़ा दीजिए, वही हमारी जो है गुरु दक्षिणा होगी आप लोगों से, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बस ऐसे खुश रहिए, मस्त रहिए। और जिन लोगों को चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं, हिंदी में कितने लोग पूछते रहते हैं कि मुझे हिंदी में मटेरियल नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो उनको यार प्रोवाइड करा दीजिए, यही बस मेरी आप लोगों से विनती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं कोशिश करूँगा कि अब जितने भी वीडियो हैं डेली डेली लाऊं, अगर तबीयत सही रही तो ज़रूर मैं डेली का डेली लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।